नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन। मेरा नाम जॉन वाटसन है और मैं एक चिकित्सक हूँ। कई वर्षों से मैं अपने मित्र प्रसिद्ध जासूस शर्लॉक होम्स के साथ लंदन के बेकर स्ट्रीट में रहता हूँ। उनके साथ बिताए ये साल मेरे जीवन के सबसे रोमांचक और रहस्यमयी पल रहे हैं। मैंने उनके साथ कई विचित्र और खतरनाक मामलों को सुलझाया है, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखती है। ये कहानी है चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे लंदन का सबसे कुख्यात ब्लैकमेलर कहा जाता था। ये कहानी न केवल रहस्य और खतरे से भरी है, बल्कि नैतिकता और मानव स्वभाव के उन गहरे सवालों को भी उजागर करती है जिनका जवाब देना आसान नहीं। ये सब कुछ साल पहले की बात है। सन 1904 की सर्दियों की लंदन की सड़कें कोहरे की चादर में लिपटी थी और हवा में एक ठंडी नमी थी जो हड्डियों तक चुभती थी। मैं और होम्स अपने बेकर स्ट्रीट के अपार्टमेंट में बैठे थे। कमरे में चूल्हे की आग धीरे धीरे जल रही थी और उसकी लपटें दीवारों पर अजीब सी छायाएं बना रही थी। होम्स अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपनी कुर्सी पर आधा लेटा हुआ था। उसकी लंबी उंगलियां एक दूसरे से उलझी हुई थी और उसकी आंखें किसी गहरे विचार में डूबी थी। मैं सामने की मेज पर बैठा अपने कुछ पुराने मेडिकल नोट्स को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार होम्स की ओर चला जाता था। वाटसन, उसने अचानक कहा, बिना अपनी नजरें मुझ पर उठाए, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? मैं चौंक गया। होम्स के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती थी, लेकिन उसका ये सवाल अप्रत्याशित था। क्यों होम्स, क्या बात है? कोई नया मामला? मैंने उत्सुकता से पूछा। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ कड़वाहट थी। हाँ, एक मामला, लेकिन ये कोई साधारण मामला नहीं है वाटसन। ये एक ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ मैंने पहले कभी काम नहीं किया। एक ऐसा शख्स जो ना तो हत्या करता है ना चोरी, और फिर भी वो लंदन के सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने पूछा, अब पूरी तरह से उसकी बातों में खो चुका था। चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन, उसने धीरे से कहा, जैसे कि वो नाम अपने आप में एक अभिशाप हो। मैंने उस नाम को पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन होम्स के चेहरे पर जो गंभीरता थी उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? मैंने पूछा। होम्स ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया। मिलवर्टन एक ब्लैकमेलर है वाटसन, लेकिन वो कोई साधारण ब्लैकमेलर नहीं है। वो इस कला का मास्टर है। वो लोगों के सबसे गहरे रहस्यों को खोज निकालता है, ऐसे रहस्य जिन्हें लोग अपनी कब्र तक छिपाना चाहते हैं, और फिर वो उन रहस्यों का इस्तेमाल करता है ना केवल पैसा कमाने के लिए, बल्कि लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए। वो एक मकड़ी है जो अपने जाल में फंसे हुए शिकार को धीरे धीरे मार डालता है। मैं स्तब्ध था। मैंने ब्लैकमेलिंग के बारे में सुना था, लेकिन इस तरह की क्रूरता और चालाकी मेरी कल्पना से परे थी। लेकिन होम्स, अगर वो इतना खतरनाक है तो पुलिस ने उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ा? होम्स ने एक कड़वी हंसी हंसी। क्योंकि वो बहुत चालाक है वाटसन। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करता जो कानून की नजर में स्पष्ट रूप से गलत हो। उसके पास सबूतों का एक विशाल संग्रह है, पत्र, दस्तावेज, तस्वीरें, जो वो अपने शिकार के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और वो हमेशा सुनिश्चित करता है कि उसके पास कोई न कोई ऐसा रास्ता हो जिससे वो कानून के शिकंजे से बच निकले। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने पूछा। होम्स ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं उसे रोकूंगा वाटसन, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मिलवर्टन कोई साधारण अपराधी नहीं है। वो मुझसे भी ज्यादा चालाक हो सकता है। उसके शब्दों में एक ऐसी गंभीरता थी जो मुझे बहुत कम देखने को मिलती थी। मैं जानता था कि होम्स को चुनौतियां पसंद थी, लेकिन इस बार वो जिस व्यक्ति से टकराने जा रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर बैठा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। हमारी गृह स्वामिनी
मिसेस हडसन ने एक महिला को अंदर लाया। वो लंबी, सुंदर और शालीन थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना नाम लेडी एवर ब्रैकवेल बताया। मिस्टर होम्स, मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा कांपना था। मैं एक भयानक मुसीबत में हूँ, चार्ल्स मिलवर्टन, वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। होम्स ने उसे शांत करने के लिए कुर्सी की ओर इशारा किया। कृपया बैठें लेडी इवा, और मुझे सब कुछ बताएं। लेडी इवा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। कुछ साल पहले जब मैं जवान थी, मैंने कुछ पत्र लिखे थे। ऐसे पत्र जो अगर आज सामने आ जाएं, तो मेरी प्रतिष्ठा और मेरे मंगेतर के साथ मेरी सगाई खतरे में पड़ सकती है। उन पत्रों को किसी तरह मिलवर्टन ने हासिल कर लिया है और अब वो उन पत्रों के बदले में एक भारी रकम की मांग कर रहा है। मैंने उसे जितना हो सका उतना पैसा दे दिया, उसने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन वो और मांगता है, और अगर मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की तो वो उन पत्रों को मेरे मंगेतर को भेज देगा। मिस्टर होम्स, मैं क्या करूं? होम्स ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, लेडी इवा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। लेडी इवा ने राहत की सांस ली और होम्स को धन्यवाद देकर चली गई। लेकिन जैसे ही वो गई, होम्स ने मुझसे कहा, वाटसन, ये मामला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल है। मिलवर्टन को रोकने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमने पहले कभी नहीं किया। क्या? मैंने पूछा। होम्स ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हमें उसके घर में घुसना होगा। मैं अचकचा गया। लेकिन होम्स, ये गैरकानूनी है। हाँ वाटसन, उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन कभी कभी सही काम करने के लिए हमें गलत रास्ते पर चलना पड़ता है। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, मेरा दिमाग उसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा था। क्या हम वाकई मिलवर्टन जैसे व्यक्ति को रोक पाएंगे? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत क्या होगी? मेरा नाम जॉन वाटसन है और मैं अपने मित्र शर्लॉक होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट में रहता हूँ। चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन, लंदन के सबसे कुख्यात ब्लैकमेलर के खिलाफ हमारी जंग शुरू हो चुकी थी। लेडी ईवा ब्रैकवेल की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद होम्स ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसने मुझे हैरान कर दिया था। वो मिलवर्टन के घर में सेंध लगाने की बात कर रहा था, एक ऐसा काम जो ना केवल खतरनाक था बल्कि गैर कानूनी भी। लेकिन होम्स का दृढ़ निश्चय और उसकी आंखों में वह चमक जो किसी चुनौती को स्वीकार करने पर दिखती थी, मुझे बता रही थी कि वो पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ते के लिए नीचे आया तो होम्स पहले से ही मेज पर बैठा था। उसके सामने एक नक्शा फैला हुआ था और वो उस पर कुछ निशान बना रहा था। मैंने देखा कि नक्शा हैम्पस्टेड इलाके का था, जहां, जैसा कि लेडी ईवा ने बताया था, मिलवर्टन का घर था। गुड मॉर्निंग वाटसन, उसने बिना नजरें उठाए कहा। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी नींद ली, क्योंकि हमें आज बहुत काम करना है। होम्स, क्या आप वाकई इस सेंधमारी की योजना को अंजाम देने जा रहे हैं? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ठंडक थी। वाटसन, मिलवर्टन जैसे लोग कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमें उसके ही खेल में उसे मात देनी होगी। मैंने एक गहरी सांस ली। लेकिन अगर हमें पकड़ लिया गया तो? हमें पकड़ा नहीं जाएगा, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। मैंने पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। बस आपको मेरे साथ चलना है और मेरे निर्देशों का पालन करना है। मैं जानता था कि होम्स को रोकना असंभव था। उसका दिमाग एक मशीन की तरह काम करता था और जब वो किसी मामले में डूब जाता था तो वो हर संभव रास्ता आजमाता था। मैंने हार मान ली और उसकी योजना में शामिल होने का फैसला किया। उस दिन दोपहर को होम्स ने मुझे हैम्पस्टेड ले जाने की बात की। हमें मिलवर्टन के घर का मुआयना करना होगा, उसने कहा। हमें उसके घर की बनावट, प्रवेश और निकास के रास्ते
और सुरक्षा व्यवस्था को समझना होगा। हमने साधारण कपड़े पहने ताकि कोई हमें पहचान न सके। होम्स ने एक पुराना कोट और टोपी पहनी और मैंने भी अपने सबसे साधारण कपड़े चुने। हम एक किराए की गाड़ी में सवार हुए और हैम्पस्टेड की ओर चल पड़े। रास्ते में होम्स ने मुझे मिलबर्टन के बारे में और जानकारी दी। मिलबर्टन का घर एक किला है, वाटसन, उसने कहा। वो जानता है कि उसके कई दुश्मन हैं, इसलिए उसने अपने घर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया है। उसके पास नौकर है, चौकीदार है और शायद कुछ जाल भी, जो किसी भी घुसपैठिए को पकड़ सकते हैं। तो फिर हम अंदर कैसे घुसेंगे? मैंने पूछा। वो तो हमें मौके पर ही पता चलेगा, उसने रहस्यमयी ढंग से कहा। जब हम हैम्पस्टेड पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। मिलबर्टन का घर एक बड़े बगीचे के बीच में था, जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। घर एक पुराना लेकिन शानदार बंगला था, जिसके चारों ओर घने पेड़ थे। हमने गाड़ी को कुछ दूरी पर रोका और पैदल ही घर की ओर बढ़े। होम्स ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और हम दीवार के किनारे किनारे चलने लगे। वो देखिए, होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, एक छोटे से फाटक की ओर इशारा करते हुए। ये नौकरों का प्रवेश द्वार हो सकता है। हमने फाटक को करीब से देखा। वो ताला लगा हुआ था, लेकिन होम्स ने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला और कुछ ही पलों में ताला खोल दिया। मैं उसकी इस कला से हमेशा हैरान होता था। हम चुपके से अंदर घुसे और बगीचे में छिप गए। बगीचा घना और अंधेरा था, जो हमारे लिए छिपने के लिए एकदम सही था। हमने घर की ओर बढ़ना शुरू किया, सावधानी से हर कदम रखते हुए। घर की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी और हमने देखा कि कुछ लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। वो मिलबर्टन का चौकीदार है, होम्स ने एक हटे कटे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो घर के मुख्य दरवाजे के पास खड़ा था। हमें उससे बचना होगा। हमने घर के पिछले हिस्से की ओर रुख किया, जहां एक छोटी सी खिड़की थी, जो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर थी। होम्स ने खिड़की को ध्यान से देखा और फिर अपने औजारों से उसे खोलने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में खिड़की खुल गई। ये हमारा रास्ता है, उसने कहा, लेकिन हमें अभी अंदर नहीं जाना है। ये सिर्फ एक टूर लेने की यात्रा है। हमने घर के आसपास और मुआयना किया। होम्स ने हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया, खिड़कियों की संख्या, दरवाजों की स्थिति, बगीचे के रास्ते और यहाँ तक कि पैरों की स्थिति भी। वह एक शिकारी की तरह था, जो अपने शिकार के हर निशान को सूंघ रहा हो। जब हम वापस बेकर स्ट्रीट लौटे तो रात हो चुकी थी। होम्स ने अपने नक्शे को फिर से खोला और उस पर कुछ और निशान बनाए। वाटसन, मुझे लगता है कि हमें अगले हफ्ते रात को अपनी योजना को अंजाम देना चाहिए। तब तक मैं मिलबर्टन की दिनचर्या और उसके घर की और जानकारी जुटा लूंगा। लेकिन होम्स, क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? मैंने फिर से अपनी चिंता जाहिर की। जोखिम तो है, वाटसन, उसने कहा, लेकिन लेडी ईवा जैसी निर्दोष लोगों को बचाने के लिए ये जोखिम उठाना जरूरी है। अगले कुछ दिन होम्स के लिए व्यस्त रहे। वो दिन रात मिलबर्टन के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा। उसने अपने कुछ गुप्त संपर्कों से बात की, जो लंदन के अंडरवर्ल्ड में काम करते थे। उसने मिलबर्टन के नौकरों की दिनचर्या, उसके घर में आने जाने वालों की सूची और यहाँ तक कि उसके कुत्तों की आदतों तक का पता लगाया। मैं उसकी इस समर्पण और बारीकियों पर ध्यान देने की काबिलियत से हमेशा चकित होता था। एक रात जब हम अपने कमरे में बैठे थे, होम्स ने अचानक कहा, वाटसन, मुझे एक और चीज की जरूरत है। क्या? मैंने पूछा। मुझे मिलबर्टन के घर के अंदर की जानकारी चाहिए और इसके लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो वहां काम करता हो। आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने चिंतित होकर पूछा। होम्स ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं एक नौकर बनने जा रहा हूं। मैं अवाक रह गया। होम्स, आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उसने कहा। मैंने पहले भी कई बार भेष बदला है,
इस बार मैं मिलबर्टन के घर में एक नौकर के रूप में घुसूंगा। ये हमें अंदर की सारी जानकारी देगा। मैं जानता था कि होम्स के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उसने पहले भी कई बार अपने भेष बदलने की कला का प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार वो जिस खतरे में जा रहा था वो मुझे बेचैन कर रहा था। अगले दिन होम्स ने एक साधारण नौकर का भेष बनाया। उसने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप किया, जिससे वो बिल्कुल एक मेहनती मजदूर जैसा दिखने लगा। उसने अपने कपड़े बदले और एक नया नाम लिया, विलियम एस्कॉट। वाटसन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा, उसने कहा और घर से निकल गया। उसके जाने के बाद मैं अकेला रह गया। मेरा मन बेचैन था। मैं जानता था कि होम्स अपने काम में माहिर था, लेकिन मिलवर्टन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर होम्स का भेष उजागर हो गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरा दिमाग बार बार होम्स और उसकी खतरनाक योजना के बारे में सोच रहा था। क्या हम वाकई मिलवर्टन को रोक पाएंगे? और अगर हाँ, तो क्या हम इस बार कानून की सीमाओं को पार कर जाएंगे? मेरा नाम जॉन वाटसन है और मैं अपने मित्र शर्लॉक होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट में रहता हूं। चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन, लंदन का सबसे कुख्यात ब्लैकमेलर, हमारे सामने एक ऐसी चुनौती बनकर खड़ा था जिसने होम्स के साहस और चतुराई की हर सीमा को परखने का फैसला कर लिया था। होम्स ने एक अविश्वसनीय योजना बनाई थी। वो मिलवर्टन के घर में एक नौकर के भेष में घुसने जा रहा था। ये विचार जितना रोमांचक था उतना ही खतरनाक भी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित था, लेकिन मुझे पता था कि होम्स को रोकना असंभव है। होम्स के जाने के बाद बेकर स्ट्रीट का हमारा छोटा सा अपार्टमेंट सुना सा लगने लगा। मिज हडसन, हमारी गृह स्वामिनी, मेरी बेचैनी को भांप चुकी थी। डॉक्टर वाटसन, आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने एक सुबह पूछा जब मैं नाश्ते की मेज पर उदास बैठा था। बस कुछ काम का दबाव है, मिज हडसन, मैंने झूठ बोलते हुए कहा। मैं उन्हें होम्स की योजना के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। पहला दिन बीता, फिर दूसरा। होम्स से कोई खबर नहीं आई। मैंने खुद को अपने मेडिकल नोट्स और कुछ पुराने मरीजों के रिकॉर्ड में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग बार बार होम्स की ओर चला जाता था। क्या वह सुरक्षित था? क्या उसका भेष काम कर रहा था? या फिर मिलवर्टन ने उसे पकड़ लिया था? ये सवाल मेरे मन को खाए जा रहे थे। तीसरे दिन की रात, जब मैं चूल्हे के पास बैठा एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक कर उठा। इतनी रात को कौन हो सकता था? मिज हडसन पहले ही सो चुकी थी, इसलिए मैंने खुद दरवाजा खोला। सामने एक साधारण कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा गंदा था और उसकी टोपी नीचे की ओर झुकी हुई थी। वाटसन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और मैंने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। ये होम्स था। होम्स, मैंने राहत की सांस लेते हुए उसे अंदर खींच लिया। आप ठीक तो है ना? वो मुस्कुराया और अपनी टोपी उतारकर कुर्सी पर बैठ गया। बिल्कुल ठीक हूं, वाटसन, लेकिन मुझे कहना होगा, मिलवर्टन का घर एक रहस्यमयी जगह है। मैंने उसे पानी का गिलास दिया और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? आपने क्या पता लगाया? होम्स ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि उसने विलियम स्कॉट के नाम से मिलवर्टन के घर में एक नौकर की नौकरी हासिल कर ली थी। उसका काम बगीचे की देखभाल करना और कुछ छोटे मोटे काम करना था। मिलवर्टन बहुत सावधान है, वाटसन, उसने कहा। वो अपने नौकरों पर कड़ी नजर रखता है, लेकिन मैंने अपने आप को एक मेहनती और आज्ञाकारी नौकर के रूप में पेश किया और जल्द ही मुझे घर के कुछ हिस्सों में आने जाने की इजाजत मिल गई। आपने क्या देखा? मैंने पूछा। उसकी बातों में पूरी तरह खो चुका था। मिलवर्टन का घर बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल है, उसने कहा। उसके पास एक तिजोरी है
जो उसके अध्ययन कक्ष में है। मुझे यकीन है कि वो उसी में अपने ब्लैकमेलिंग के सारे सबूत रखता है, पत्र, दस्तावेज, तस्वीरें। लेकिन तिजोरी का ताला बहुत मजबूत है। उसे खोलने के लिए हमें विशेष औजारों की जरूरत होगी। क्या आप तिजोरी तक पहुंच पाए? मैंने पूछा। नहीं, उसने अफसोस के साथ कहा। मिलवर्टन उस कमरे को हमेशा बंद रखता है, लेकिन मैंने उसकी दिनचर्या का पता लगा लिया है। वो रात को देर तक काम करता है और उसके नौकरों को उस समय घर के उस हिस्से में जाने की इजाजत नहीं होती। ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है। होम्स ने मुझे घर की बनावट के बारे में और बताया। उसने एक कागज पर अध्ययन कक्ष का नक्शा बनाया और दिखाया कि तिजोरी कहाँ थी। उसने ये भी बताया कि मिलवर्टन के पास 2 कुत्ते हैं जो रात में बगीचे में छोड़ दिए जाते हैं। हमें उनसे भी बचना होगा, उसने कहा। लेकिन होम्स, क्या ये सब बहुत खतरनाक नहीं है? मैंने फिर से अपनी चिंता जाहिर की। हाँ वाटसन, उसने गंभीरता से कहा, लेकिन लेडी ईवा और उन तमाम लोगों के लिए जो मिलवर्टन की क्रूरता का शिकार हैं, ये जोखिम उठाना जरूरी है। उस रात हमने अपनी योजना को और पक्का किया। होम्स ने फैसला किया कि हम अगली रात मिलवर्टन के घर में सेंध लगाएंगे। उसने अपने कुछ विशेष औजार निकाले, ताले खोलने की चाबियां, एक छोटा सा लालटेन और कुछ अन्य उपकरण जिनका इस्तेमाल उसने पहले कई बार किया था। वाटसन, आपको मेरे साथ चलना होगा, उसने कहा। मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। मैंने हिचकिचाते हुए हामी भरी। मैं जानता था कि यह गैरकानूनी था, लेकिन होम्स के साथ इतने साल बिताने के बाद मुझे उस पर पूरा भरोसा था। अगर वो कह रहा था कि यह जरूरी है, तो मुझे उसका साथ देना था। अगली रात हमने फिर से साधारण कपड़े पहने और हैम्पस्टेड की ओर रवाना हुए। लंदन की सड़कें कोहरे से ढकी थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। हमने अपनी गाड़ी को कुछ दूरी पर छोड़ा और पैदल ही मिलवर्टन के घर की ओर बढ़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थी। जब हम दीवार के पास पहुंचे, होम्स ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। उसने उसी छोटे फाटक को फिर से खोला जिसे हमने पहले देखा था। हम चुपके से बगीचे में घुसे और पेड़ों की आड़ में छिप गए। तभी हमें कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। शांत, वाटसन, होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे जिन्हें उसने पहले से तैयार किया था। उसने उन्हें कुत्तों की ओर फेंका और कुछ ही पलों में कुत्ते शांत हो गए, मांस खाने में व्यस्त। हमने घर की ओर बढ़ना शुरू किया। होम्स ने उसी खिड़की की ओर इशारा किया जिसे उसने पहले खोला था। वो चुपके से खिड़की तक पहुंचा और अपने औजारों से उसे खोल दिया। अंदर आइए, उसने कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया। हम एक छोटे से कमरे में थे जो शायद नौकरों का भंडार कक्ष था। होम्स ने अपनी छोटी सी लालटेन जलाई जिसकी रोशनी इतनी हल्की थी कि बाहर से कोई इसे ना देख सके। यहां से हमें अध्ययन कक्ष तक जाना है, उसने कहा, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम गलियारे में बढ़े, हर कदम सावधानी से रखते हुए। घर में सन्नाटा था, लेकिन हर छोटी सी आहट मुझे चौंका रही थी। होम्स हमेशा की तरह पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब हम अध्ययन कक्ष के दरवाजे तक पहुंचे, होम्स ने उसे धीरे से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसने अपनी जेब से एक और औजार निकाला और ताले पर काम शुरू किया। कुछ ही पलों में ताला खुल गया। हम अंदर घुसे। कमरा भरा और शानदार था, जिसकी दीवारों पर किताबों की अलमारियां थी। बीच में एक भारी भरकम मेज थी और उसके पीछे तिजोरी थी। होम्स ने लालटेन की रोशनी तिजोरी पर डाली और उसे ध्यान से देखा। ये एक जटिल ताला है, उसने कहा, लेकिन मैं इसे खोल सकता हूं। वो तिजोरी पर काम करने लगा और मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर निगरानी रखने लगा।
मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कोई इसे सुन लेगा। तभी अचानक मुझे गलियारे से कुछ आहट सुनाई दी। होम्स, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। कोई आ रहा है। होम्स ने तुरंत अपनी लालटेन बुझाई और मुझे एक अलमारी की ओर खींच लिया। हम अलमारी में छिप गए और मैंने दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। उसकी लंबी दुबली पतली आकृति और ठंडी सांप सी आंखें मुझे तुरंत पहचान में आ गई। ये चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन था। मेरा नाम जॉन वाटसन है और मैं अपने मित्र शर्लॉक होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट में रहता हूं। हम चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन, लंदन के सबसे क्रूर ब्लैकमेलर के घर में सेंध लगाने की एक खतरनाक योजना को अंजाम दे रहे थे। अध्ययन कक्ष में उसकी तिजोरी तक पहुंचने के लिए हमने हर जोखिम उठाया था। लेकिन अब जब हम अलमारी में छिपे हुए थे, मिलवर्टन खुद कमरे में आ चुका था। उसकी ठंडी सांप सी आंखें और चालाक चेहरा मुझे एक शिकारी की याद दिला रहा था जो अपने शिकार को सूंघ लेता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैंने होम्स की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें सतर्क थी, जैसे एक बाघ जो हमला करने से पहले अपनी स्थिति का आकलन करता हो। मिलवर्टन ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने मेज पर रखी एक मोमबत्ती जलाई और उसकी रोशनी ने कमरे को हल्का सा उजाला दे दिया। मैंने अलमारी की झिरी से देखा कि वो मेज पर कुछ कागजात फैलाने लगा। वो उन्हें ध्यान से पढ़ रहा था और बीच बीच में उसका चेहरा एक क्रूर मुस्कान से चमक उठता था। मुझे यकीन था कि ये वही दस्तावेज थे जिनका इस्तेमाल वो अपने शिकार को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। होम्स ने मेरे कंधे पर हल्के से दबाव डाला, जैसे कह रहा हो कि अभी चुप रहना है। मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन डर और उत्साह का मिश्रण मुझे बेचैन कर रहा था। अगर मिलवर्टन ने हमें देख लिया तो हमारा अंत निश्चित था। वो न केवल हमें पुलिस के हवाले कर सकता था, बल्कि उसकी क्रूरता को देखते हुए मुझे शक था कि वो इससे भी बदतर कुछ कर सकता था। मिलवर्टन ने कुछ देर तक कागजात पढ़े और फिर वो तिजोरी की ओर बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और तिजोरी का ताला खोल दिया। मैंने होम्स की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। ये वही मौका था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अगर हम तिजोरी तक पहुंच पाए तो हम उन सबूतों को नष्ट कर सकते थे जो मिलवर्टन के ब्लैकमेलिंग के हथियार थे। लेकिन अभी हम असहाय थे, अलमारी में छिपे हुए और मिलवर्टन से बस कुछ फीट की दूरी पर। तिजोरी खुलने की हल्की सी आवाज हुई और मिलवर्टन ने उसमें से एक मोटा सा लिफाफा निकाला। उसने उसे मेज पर रखा और खोलना शुरू किया। तभी अचानक कमरे के बाहर से एक आहट हुई। मिलवर्टन ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखें सतर्क हो गई। वो कुछ पल के लिए स्थिर रहा, जैसे किसी खतरे को भांप रहा हो। फिर उसने लिफाफे को वापस तिजोरी में रखा, ताला बंद किया और मोमबत्ती बुझाकर कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, होम्स ने अलमारी का दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाला। जल्दी वॉटसन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें तिजोरी तक पहुंचना होगा इससे पहले कि वो वापस आए। हम तिजोरी की ओर बढ़े। होम्स ने अपनी लालटेन फिर से जलाई और तिजोरी के ताले को ध्यान से देखा। ये एक जटिल ताला है, उसने कहा, लेकिन मैं इसे खोल सकता हूं। उसने अपने औजार निकाले और ताले पर काम शुरू किया। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर निगरानी रख रहा था। मेरी नजरें हर छोटी सी आहट पर थी। होम्स की उंगलियां ताले पर नाच रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से केंद्रित था। कुछ मिनट बीते जो मुझे घंटों जैसे लगे। तभी एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और तिजोरी का ताला खुल गया। हो गया, होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा।
उसने तिजोरी का दरवाजा खोला और हमने अंदर देखा। तिजोरी में ढेर सारे लिफाफे, कागजात और कुछ छोटे छोटे बक्से थे। होम्स ने जल्दी जल्दी लिफाफों को देखना शुरू किया। हमें लेडी ईवा के पत्र ढूंढने होंगे, उसने कहा। हमने लिफाफों को खोलना शुरू किया। हर लिफाफे में किसी न किसी की जिंदगी का एक गहरा राज था। प्रेम पत्र, वित्तीय धोखाधड़ी के सबूत, निजी तस्वीरें। मैं हैरान था कि मिलवर्टन ने इतने सारे लोगों की जिंदगियों को अपने कब्जे में कैसे कर लिया था। तभी मुझे एक लिफाफे पर लेडी ईवा का नाम दिखा। होम्स, ये रहा, मैंने उत्साह से कहा। होम्स ने लिफाफा लिया और उसे जल्दी से खोला। उसमें कई पत्र थे जिन पर लेडी ईवा का हस्ताक्षर था। ये वही है, उसने कहा, लेकिन हमें बाकी सबूतों को भी नष्ट करना होगा, उसने कहा। उसने तिजोरी से सारे कागजात निकालने शुरू किए और उन्हें मेज पर ढेर कर दिया। वॉटसन, इन्हें जलाना होगा, उसने कहा। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। लेकिन होम्स, अगर हमने आग लगाई तो पूरा घर जल सकता है। हमें सावधानी बरतनी होगी, उसने कहा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा माचिस का डिब्बा निकाला और कागजात के ढेर पर रख दिया। हम सिर्फ इन्हें जलाएंगे और फिर तुरंत निकल जाएंगे। मैं अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन होम्स ने मेरी ओर देखा और कहा, वॉटसन, ये जरूरी है। ये कागजात सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। मैंने हार मान ली। होम्स ने माचिस जलाई और कागजात के ढेर को आग लगा दी। आग की लपटें धीरे धीरे उठने लगी और कमरे में धुआं भरने लगा। जल्दी, वॉटसन, होम्स ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। हम खिड़की की ओर भागे जिससे हम अंदर आए थे, लेकिन तभी दरवाजे की ओर से एक तेज आवाज हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मिलवर्टन वापस आ चुका था। उसने कमरे में आग की लपटें देखी और चिल्लाया, कौन है वहां? होम्स ने मुझे खिड़की से बाहर धकेला और खुद भी मेरे पीछे कूद गया। हम बगीचे में गिरे और बिना रुके दीवार की ओर भागे। पीछे से मिलवर्टन की चीखें और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। हमने किसी तरह फाटक तक पहुंचकर उसे खोला और बाहर निकल गए। हमारी गाड़ी अभी भी वही थी जहां हमने उसे छोड़ा था। हम उसमें सवार हुए और पूरी रफ्तार से बेकर स्ट्रीट की ओर भागे। जब हम अपने अपार्टमेंट में पहुंचे तो मैं हाँफ रहा था। मेरा शरीर पसीने से तर था और मेरा दिमाग अभी भी उस रोमांच और खतरे से भरा हुआ था जिससे हम गुजरे थे। होम्स हमेशा की तरह शांत और संयत था। उसने अपनी जेब से लेडी ईवा के पत्र निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। हमने ये कर दिखाया, वॉटसन, उसने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी थकान थी। लेडी ईवा अब सुरक्षित है। लेकिन होम्स, मैंने कहा, मिलवर्टन जानता है कि कोई उसके घर में घुसा था। वो हमें ढूंढेगा। होम्स ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, वॉटसन, और यही इस खेल को और दिलचस्प बनाता है। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरा दिमाग बार बार उस आग की लपटों, मिलवर्टन की चीखों और उस खतरे की ओर लौट रहा था जिससे हम बाल बाल बचे थे। मैं जानता था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मिलवर्टन जैसे व्यक्ति को इतनी आसानी से हराना असंभव था और मुझे डर था कि वो जल्द ही अपनी अगली चाल चलेगा। मेरा नाम जॉन वॉटसन है और मैं अपने मित्र शर्लॉक होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट में रहता हूँ। चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन, लंदन का सबसे क्रूर और चालाक ब्लैकमेलर, हमारे खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ चुका था जिसने हमें नैतिकता और कानून की सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने उसके घर में सेंध लगाई, उसकी तिजोरी से लेडी ईवा के पत्र और अन्य ब्लैकमेलिंग के सबूत निकाले और उन्हें आग के हवाले कर दिया। लेकिन मिलवर्टन ने हमें देख लिया था और हमारी भागने की जल्दबाजी में ये साफ था कि वो जानता था कोई उसकी मकड़ी के जाल में घुस आया है। मैं बेचैन था ये सोचकर कि वो अब क्या करेगा। अगली सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर बैठा था, होम्स पहले से ही अपने पुराने अखबारों के ढेर में डूबा हुआ था। उसका चेहरा शांत था
लेकिन उसकी आंखों में वही सतर्कता थी जो किसी बड़े खतरे का इंतजार करती है। मैंने उससे पूछा, होम्स, क्या आपको लगता है कि मिलबर्टन अब चुप बैठेगा? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक कड़वाहट थी। वॉटसन, मिलबर्टन मकड़ी है और हमने उसके जाल को छेड़ दिया है। वो चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी अगली चाल चलेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन हमने उसके सबूत नष्ट कर दिए, मैंने कहा थोड़ा आशान्वित होकर। उसके पास अब लेडी ईवा के खिलाफ कुछ नहीं है। हाँ, लेडी ईवा सुरक्षित है, होम्स ने कहा, लेकिन मिलबर्टन का धंधा सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं चलता। उसके पास और भी कई शिकार हैं और वो अब और सावधान हो जाएगा। साथ ही वो जानता है कि कोई उसके खिलाफ है। वो हमें ढूंढने की कोशिश करेगा। मैंने गहरी सांस ली। तो अब हम क्या करेंगे? होम्स ने अखबार को एक तरफ रखा और अपनी उंगलियां एक दूसरे से उलझाते हुए कहा, हम इंतजार करेंगे वॉटसन, लेकिन ये इंतजार निष्क्रिय नहीं होगा। मैं अपने संपर्कों से बात करूंगा। मुझे ये पता लगाना होगा कि मिलबर्टन की अगली चाल क्या है। उस दिन दोपहर को लेडी ईवा हमारे पास आई। उनका चेहरा राहत और कृतज्ञता से चमक रहा था। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गहरी भावना थी। मैंने सुना है कि मिलबर्टन के घर में आग लगी थी। मुझे नहीं पता कि आपने ये कैसे किया, लेकिन मेरे पत्र अब सुरक्षित हैं। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। होम्स ने विनम्रता से सिर झुकाया। लेडी ईवा, आपकी खुशी हमारा इनाम है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सावधान रहें। मिलबर्टन अभी भी खतरनाक है। लेडी ईवा ने सहमति में सिर हिलाया और हमें फिर से धन्यवाद देकर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने होम्स से पूछा, क्या आपको लगता है कि वो अब हमें छोड़ देगा? नहीं वॉटसन, होम्स ने कहा, मिलबर्टन का अहंकार उसे चुप नहीं बैठने देगा। वो बदला लेना चाहेगा। अगले कुछ दिन शांत रहे, लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी की तरह थी। होम्स दिन रात व्यस्त रहा। वो अपने गुप्त संपर्कों से मिलता, लंदन के अंडरवर्ल्ड में खबरें इकट्ठा करता और मिलबर्टन की हर गतिविधि पर नजर रखता। मैंने देखा कि वो पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गया था। वो हमारे अपार्टमेंट के दरवाजे और खिड़कियों को बार बार जांचता और यहाँ तक कि मिस हडसन को भी सख्त हिदायत दी थी कि कोई अजनबी अंदर ना आने पाए। एक रात जब हम चूल्हे के पास बैठे थे, दरवाजे की घंटी बजी। मिस हडसन ने एक व्यक्ति को अंदर लाया जो एक साधारण कोट और टोपी में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा आधा दुपट्टे से ढका हुआ था और उसकी आंखें तेज थी। मैंने तुरंत अपनी जेब में रखा रिवॉल्वर छुआ, लेकिन होम्स ने मुझे शांत रहने का इशारा किया। शिनवेल जॉनसन, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको देखकर अच्छा लगा। मैंने राहत की सांस ली। शिनवेल जॉनसन होम्स का एक पुराना संपर्क था जो लंदन के अपराध जगत में गहरी पैठ रखता था। वो एक समय अपराधी था, लेकिन अब होम्स के लिए जानकारी जुटाने का काम करता था। मिस्टर होम्स, जॉनसन ने कहा अपनी टोपी उतारते हुए, मिलबर्टन के बारे में कुछ खबर है? बताइए, होम्स ने उत्सुकता से कहा। जॉनसन ने बताया कि मिलबर्टन अपने घर की आग से गुस्से में था, लेकिन वो इसे पुलिस के सामने नहीं लाया था। वो नहीं चाहता कि कोई उसके धंधे के बारे में जाने, जॉनसन ने कहा, लेकिन वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके घर में कौन घुसा था। उसने कुछ गुंडों को काम पर लगाया है जो लंदन में आपका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। होम्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। और उसकी अगली चाल? वो एक नया शिकार तलाश रहा है, जॉनसन ने कहा। मैंने सुना है कि वह किसी बड़े रईस की बेटी को निशाना बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। होम्स ने जॉनसन को धन्यवाद दिया और उसे कुछ पैसे देकर विदा किया। उनके जाने के बाद होम्स कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, वॉटसन, हमें मिलबर्टन को पूरी तरह रोकना होगा। अगर वो एक और निर्दोष व्यक्ति को निशाना बनाएगा तो हमारा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा। हम पहले ही उसके घर में सेंध लगा चुके हैं, होम्स ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। हमें उसे उसके ही जाल में फंसाना होगा। अगले दिन होम्स ने एक नई योजना बनाई। उसने फैसला किया
कि वो मिल्बर्टन को एक जाल में फंसाएगा जिसमें वो खुद को एक संभावित शिकार के रूप में पेश करेगा। मैं एक अमीर और लापरवाह रईस का भेष बनाऊंगा। उसने कहा, मैं मिल्बर्टन को कुछ ऐसे पत्र दूंगा जो उसे ब्लैकमेलिंग का मौका दे, और जब वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। होम्स, ये बहुत जोखिम भरा है। अगर वो आपके भेष को पहचान गया तो? वो नहीं पहचानेगा, होम्स ने आत्मविश्वास के साथ कहा। मैंने पहले भी ऐसा किया है। अगले कुछ दिन होम्स अपनी नई पहचान बनाने में व्यस्त रहा। उसने एक नया नाम चुना, लॉर्ड रॉबर्ट सेंट जॉन, और एक शानदार भेष तैयार किया। उसने महंगे कपड़े पहने, अपने बालों को एक नया स्टाइल दिया और यहां तक कि एक नकली दाढ़ी भी लगाई। जब वो तैयार हुआ तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। वो बिल्कुल एक अमीर और घमंडी रईस जैसा दिख रहा था। होम्स ने मिल्बर्टन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने खुद को एक लापरवाह और धनवान व्यक्ति के रूप में पेश किया जो कुछ नाजुक मामलों में मदद मांग रहा था। उसने पत्र में जानबूझकर कुछ ऐसी बातें लिखी जो मिल्बर्टन का ध्यान खींचे। कुछ ही दिनों में मिल्बर्टन का जवाब आया। उसने लॉर्ड सेंट जॉन को अपने घर पर मुलाकात के लिए बुलाया। होम्स की आंखों में एक चमक थी। खेल शुरू हो चुका है, वॉटसन, उसने कहा। उस रात जब होम्स अपने भेष में मिल्बर्टन से मिलने गया, मैं बेकर स्ट्रीट में अकेला रह गया। मेरा मन बेचैन था। मैं जानता था कि होम्स अपने काम में माहिर था, लेकिन मिल्बर्टन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर उसने होम्स के भेष को भांप लिया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। रात के 11 बजे होम्स वापस लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। वॉटसन, उसने कहा, मिल्बर्टन ने चारा निकल लिया है। वो मेरे पत्रों को ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा है। अब हमें बस सही मौके का इंतजार करना है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं था। मैं जानता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। मिल्बर्टन की मकड़ी का जाल अब भी फैला हुआ था और हम उसमें उलझ चुके थे। मेरा नाम जॉन वाटसन है और मैं अपने मित्र शर्लक होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट में रहता हूं। चार्ल्स ऑगस्टस मिल्बर्टन, लंदन का सबसे चालाक और क्रूर ब्लैकमेलर, हमारे लिए एक ऐसी चुनौती बन चुका था जिसने हमें अपनी बुद्धि, साहस और नैतिकता की हर सीमा को परखने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने उसके घर में सेंध लगाकर लेडी एवा के पत्र और अन्य ब्लैकमेलिंग के सबूत नष्ट कर दिए थे, लेकिन मिल्बर्टन को हराना इतना आसान नहीं था। अब होम्स ने एक नया जाल बिछाया था जिसमें वो लॉर्ड रॉबर्ट सेंट जॉन के भेष में मिल्बर्टन को फंसाने की योजना बना रहा था। मैं बेचैन था, ये सोचकर कि ये जोखिम भरा खेल हमें कहाँ ले जाएगा। मिल्बर्टन के साथ होम्स की पहली मुलाकात के बाद वो उत्साहित था। उसने मुझे बताया कि मिल्बर्टन ने उसके नकली पत्रों को देखकर अपनी आंखों में वो लालच दिखाया था जो एक शिकारी को अपने शिकार के करीब आने पर महसूस होता है। वो मेरे पत्रों को ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा है, वाटसन, होम्स ने कहा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस बार शिकार वो खुद है। होम्स की योजना सरल लेकिन खतरनाक थी। वो मिल्बर्टन को और पत्र देगा जिनमें काल्पनिक लेकिन विश्वसनीय रहस्य होंगे। ये पत्र इतने आकर्षक होंगे कि मिल्बर्टन तुरंत ब्लैकमेलिंग की कोशिश करेगा, और जब वो ऐसा करेगा होम्स उसे हाथों पकड़ लेगा। हमें सबूत चाहिए, वाटसन, उसने कहा, ऐसा सबूत जो मिल्बर्टन को कानून के सामने बेनकाब कर दे। मैंने चिंता से पूछा, लेकिन होम्स, अगर वो आपके भेष को पहचान गया तो? वो पहले ही शक कर रहा है कि कोई उसके खिलाफ है। होम्स ने अपनी उंगलियां एक दूसरे से उलझाते हुए कहा, वाटसन, मिल्बर्टन का सबसे बड़ा हथियार उसका अहंकार है। वो इतना आत्मविश्वास से भरा है कि उसे लगता है कि कोई उसे मात नहीं दे सकता। यही उसकी कमजोरी होगी। अगले कुछ दिन होम्स अपनी नई पहचान लॉर्ड सेंट जॉन
को और मजबूत करने में व्यस्त रहा। उसने मिलबर्टन को कई और पत्र भेजे जिनमें काल्पनिक प्रेम प्रसंगों, वित्तीय घोटालों और अन्य रहस्यों का जिक्र था। उसने जानबूझकर इन पत्रों को ऐसे लिखा कि वे मिलबर्टन के लिए एक स्वर्णिम अवसर जैसे लगे। साथ ही उसने मिलबर्टन के साथ और मुलाकातें तय की ताकि वो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख सके। एक शाम जब होम्स अपनी अगली मुलाकात के लिए तैयार हो रहा था, उसने मुझसे कहा, वाटसन, आज रात आप मेरे साथ चलेंगे, लेकिन आपको छिप कर रहना होगा। मैं चाहता हूं कि आप मिलबर्टन की हर हरकत पर नजर रखें। मैंने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि मेरा मन अभी भी बेचैन था। मैं जानता था कि होम्स का ये खेल अब अपने चरम पर पहुंच रहा था और एक छोटी सी गलती हमें बर्बाद कर सकती थी। उस रात हम फिर से हैम्पस्टेड की ओर रवाना हुए। होम्स ने अपने लॉर्ड सेंट जॉन का भेष बनाया हुआ था। महंगे कपड़े, नकली दाढ़ी और एक घमंडी रईस की चाल। मैंने साधारण कपड़े पहने और अपने रिवॉल्वर को जेब में रख लिया। हमने अपनी गाड़ी को कुछ दूरी पर छोड़ा और मिलबर्टन के घर की ओर बढ़े। होम्स ने मुझे बगीचे में छिपने का निर्देश दिया, जहां से मैं घर की खिड़कियों के जरिए अंदर की गतिविधियों पर नजर रख सकता था। वाटसन, अगर कुछ गलत हुआ तो आप तुरंत मेरे पास आइए, उसने कहा और फिर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैंने एक घने पेड़ की आड़ ली और खिड़की की ओर देखा। मिलबर्टन ने होम्स को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया था। मैं देख सकता था कि वे दोनों मेज के पास बैठे थे और मिलबर्टन कुछ कागजात होम्स को दिखा रहा था। उसकी मुस्कान में वही क्रूरता थी जो मैंने पहले देखी थी। होम्स अपने भेष में पूरी तरह से एक लापरवाह रईस की तरह व्यवहार कर रहा था। वो हंस रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था और समय समय पर मिलबर्टन को और पत्र सौंप रहा था। कुछ देर बाद मिलबर्टन ने होम्स से कुछ कहा, जिससे होम्स का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैं समझ गया कि मिलबर्टन ने ब्लैकमेलिंग की बात शुरू कर दी थी। उसने एक पत्र उठाया और होम्स को दिखाया। फिर उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे होम्स ने नकली गुस्से में जवाब दिया। ये सब होम्स की योजना का हिस्सा था। वो मिलबर्टन को उकसा रहा था। तभी अचानक मिलबर्टन ने अपनी मेज की दराज से एक रिवॉल्वर निकाला और उसे होम्स की ओर तान दिया। मैं चौंक गया। क्या उसने होम्स के भेष को पहचान लिया था? मैंने अपनी जेब में रिवॉल्वर पकड़ा और खिड़की की ओर बढ़ने लगा, लेकिन होम्स ने शांत रहने का इशारा किया। उसने मिलबर्टन से कुछ कहा और मिलबर्टन ने हंसते हुए रिवॉल्वर को वापस दराज में रख दिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मुलाकात कुछ और देर चली और फिर होम्स बाहर आया। मैं बगीचे में उसका इंतजार करता रहा। जब वो मेरे पास पहुंचा, उसने कहा, वाटसन, सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। मिलबर्टन ने मेरे पत्रों के बदले में एक भारी रकम की मांग की है। अब हमें बस उसे पकड़ना है। हम चुपके से बगीचे से निकले और अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। रास्ते में होम्स ने मुझे बताया कि मिलबर्टन ने उसे अगली मुलाकात के लिए फिर से बुलाया है, जहां वो पैसों का लेन देन करना चाहता था। ये हमारा मौका होगा, वाटसन, उसने कहा। हम उसे उसी समय पकड़ लेंगे। अगले दिन होम्स ने अपनी अंतिम योजना तैयार की। उसने शिनवेल जॉनसन और अपने कुछ अन्य संपर्कों को बुलाया। उसने फैसला किया कि जब मिलबर्टन पैसे लेने आएगा, तब हम उसे घेर लेंगे। हमें पुलिस को शामिल करना होगा, होम्स ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि मिलबर्टन के पास कई प्रभावशाली लोग हैं जो उसे बचा सकते हैं। मैंने पूछा, लेकिन होम्स, अगर हम पुलिस को शामिल करेंगे तो वे हमारे सेंधमारी के बारे में भी पूछ सकते हैं। होम्स ने एक गहरी सांस ली। हाँ वाटसन, ये एक जोखिम है, लेकिन मिलबर्टन को रोकने के लिए हमें ये करना होगा। उस रात हम फिर से हैम्पस्टेड गए। इस बार होम्स ने मुझे अपने साथ अंदर जाने की इजाजत दी।
हमने एक सुनसान जगह पर मुलाकात तय की थी, जो मिलवर्टन के घर से कुछ दूरी पर थी। होम्स ने अपने लॉर्ड सेंट जॉन के भेष में एक बैग में नकली नोट भरे और मिलवर्टन का इंतजार करने लगा। मैं और जॉनसन पास ही छिपे हुए थे और स्कॉटलैंड यार्ड के 2 जासूस भी हमारी मदद के लिए तैयार थे। जब मिलवर्टन आया, वो अकेला था। उसकी आंखों में वही चालाकी थी, लेकिन वो थोड़ा सतर्क भी दिख रहा था। होम्स ने उसे बैग सौंपा और मिलवर्टन ने उसे खोलकर नोटों को जांचा। बहुत अच्छे, लॉर्ड सेंट जॉन, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, होम्स ने नकली आश्चर्य दिखाते हुए कहा। मैं समझा नहीं, मिस्टर मिलवर्टन, मिलवर्टन ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसने मेरे घर में सेंध लगाई थी। मेरा दिल धक से रह गया। क्या मिलवर्टन ने होम्स को पहचान लिया था? लेकिन होम्स शांत रहा। उसने हंसते हुए कहा, आपके पास एक जबरदस्त कल्पना शक्ति है, मिस्टर मिलवर्टन। तभी होम्स ने एक इशारा किया और हम सब बाहर निकल आए। जॉनसन और जासूसों ने मिलवर्टन को घेर लिया। चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन, होम्स ने कहा अपनी नकली दाढ़ी उतारते हुए, आपके खेल का अंत हो चुका है। मिलवर्टन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जासूसों ने उसे पकड़ लिया। तुम, उसने होम्स की ओर देखकर चिल्लाया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। होम्स ने ठंडे स्वर में कहा, आप पहले ही कई जिंदगियों को बर्बाद कर चुके हैं मिलवर्टन। अब कानून आपका हिसाब करेगा। मिलवर्टन को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। हम बेकर स्ट्रीट लौट आए, थके हुए लेकिन संतुष्ट। होम्स ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस ली। ये एक लंबी जंग थी, वाटसन, उसने कहा, लेकिन आखिरकार हम जीत गए। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, होम्स, हमने कानून को अपने हाथ में लिया। क्या यह सही था? होम्स ने कुछ देर तक चुप रहकर चूल्हे की आग को देखा। फिर उसने कहा, वाटसन, कभी कभी सही काम करने के लिए गलत रास्तों पर चलना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हमने जो किया वो जरूरी था। उस रात मैंने अपने बिस्तर पर लेटकर सोचा कि हमने जो किया वो कितना जटिल और नैतिक रूप से उलझा हुआ था। मिलवर्टन अब जेल में था और लेडी युवाओं जैसे लोग सुरक्षित थे। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? और क्या हम वाकई सही थे? ये सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। लेकिन एक बात निश्चित थी, शर्लॉक होम्स के साथ बिताया हर पल मुझे मानव स्वभाव की गहराइयों में ले जाता था। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ चार्ल्स ऑगस्टस मिलवर्टन। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।